हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी मेंस का आज हम जो पेपर 2 है उसके सेकेंड पार्ट के यूनिट 2 करने वाले हैं। यूनिट 2 से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको। मेंस की जो पेपर हैं जिन लोगों के भी 2025 में, उन सभी के लिए ये है। और बहुत शानदार तरीके से, जैसा कि मेरा प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स रहता है, उन्हीं से ही मैं पढ़ा रही हूँ। और अगर आपको पसंद आते तो जो भी इसको लेना चाहता है, मैंने एप्लीकेशन पर डाल दिए हैं। जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन है, जीके विद आकांक्षा नहीं है, जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन है। वहाँ पर जाकर आप इनको देख भी सकते हैं, डेमो भी देख सकते हैं और ले भी सकते हैं। ये जो यूनिट 2 है, इसका नाम है टॉपिक का भारतीय समाज में जो विविधताएं और चुनौतियां हैं। देखने से टॉपिक बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वही हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियों का पहला क्वेश्चन है, कार्य और स्वरूप के आधार पर और प्रकृति के आधार पर, मतलब कार्य और स्वरूप के आधार और किसके, प्रकृति के आधार पर समाज के स्वरूप का वर्णन करना है। कि कार्य और स्वरूप के आधार पर और प्रकृति के आधार पर हम किसी भी समाज को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखो, एक भारतीय समाजशास्त्रियों ने बताया है, अलग अलग भारतीय समाजशास्त्रियों ने समाज के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है, जिसमें से दो आधार मुख्य थे जो इस प्रकार है। मतलब अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समाज के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है, लेकिन दो जो हैं रूप मुख्य हैं। अगर आप मेरी ऑडियो भी सुन लेंगे ना, तो भी आप अपना आंसर को खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब पहला क्या है, कार्य एवं स्वरूप के आधार पर देख सकते हैं। कार्य एवं स्वरूप के आधार पर 4 प्रकार के समाज होते हैं। एक होता है जनजातीय समाज, जहाँ पर जनजाति रहती हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ। दूसरा होता है कृषक समाज। कृषक समाज कैसा होता है, जहाँ पर किसान रहते हैं। तीसरा होता है औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज कौन सा होता है, जहाँ पर मतलब जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो उद्योगों से जुड़े हुए होते हैं। और चौथा होता है शिल्पी समाज, जहाँ पे शिल्पकार होते हैं, जो बनावट वाले काम करते हैं, शिल्पी काम करते हैं, कारीगरी काम करते हैं, वो शिल्पी समाज हो जाते हैं। तो ये जो स्वरूप है, ये कार्य के आधार पर है। कार्य और व स्वरूप के आधार पर जिस प्रकार से हम उन्हें देखते हैं, उसके आधार पर ये समाज को 4 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर समाज को कितने रूपों में बांटते हैं। एक होता है परंपरागत समाज। एक क्या होता है, परंपरागत समाज होता है, मतलब ट्रेडिशनल, जैसे कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जहाँ पर पूरी रीति रिवाज माने जाते हैं, परंपराएं मानी जाती हैं, सब कुछ कल्चर एक दूसरे से शेयर होते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं आपस में मिलकर, तो उसको हम बोलते हैं परंपरागत समाज। दूसरा होता है बंद समाज, एकदम बंद होता है, जहाँ पे एक समुदाय जिसको हम बोल सकते हैं, कि वो समाज ऐसा होता है जहाँ चारों तरह की संस्कृति आके नहीं मिलती, अपने आप में ही बंद होता है। दूसरा होता है मुक्त समाज, जहाँ सब कोई आके मिल सकता है। एक होता है आदिम समाज, जनजातियों का समाज बोलते हैं। एक होता है सभ्य समाज, जिसको व्यक्ति अलग अलग, मतलब अपने अनुसार नामों में बांट देता है। एक होता है वर्तमान समाज, एक होता है जटिल समाज और एक होता है सरल समाज। ये सारे समाज होते हैं प्रकृति के आधार पर। ऊपर हमने किसके आधार पर पढ़े थे, ऊपर हमने पढ़े थे स्वरूप के आधार पर और कार्य के आधार पर। ये कैसे होते हैं, प्रकृति के आधार पर समाज होते हैं। भारतीय समाज विभिन्न धर्मों तथा मत मतांतरों का संगम स्थल रहा है। भारतीय समाज में विभिन्न धर्म आए हैं, विभिन्न मत आए हैं, और ये मत आकर आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो यहाँ का ये संगम स्थल रहा है। इसकी प्रकृति के रूप में सभी जीवों के कल्याण के एवं दया में विश्वास, परोपकार, सहनशीलता आदि विचारों की प्रधानता दी गई है। भारतीय समाज की एक अन्य विशेषता के रूप में स्थित है, मतलब दूसरे लोगों के प्रति दया की भावना रखना, कल्याण की भावना रखना, परोपकार की भावना रखना, ये भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषताओं में आती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 7 नंबर में, कार्य व स्वरूप के आधार पर प्रकृति के आधार, प्रकृति कार्य स्वरूप के आधार और प्रकृति के आधार पर समाज के स्वरूप का वर्णन। ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हो। अगला है भारतीय समाज की आधुनिक विशेषताएं बताइए। ये देखो, ये क्वेश्चन आप ऊपर वाला अगर कैसे भी आएगा, अगर आपने मेरी आवाज़ भी सुन ली ना, तो आप वहाँ पे आंसर लिख के आ पाओगे। ये मेरे जो नोट्स बनाए गए हैं, ये नोट्स इसी प्रकार, जैसे कि कभी कोई बुक से पढ़ने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है कुछ हैंड रिटन मिल जाए, कुछ इजी लैंग्वेज में मिल जाए, बना बनाया रेडीमेड प्रश्न मिल जाए, उत्तर मिल जाए उसके, तो उसी की दृष्टि से हमने ये मेंस के नोट्स तैयार किए हैं। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। एप्लीकेशन पर जाना है, जीके विद आकांक्षा शर्मा, जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन पे जाना है। मैंने अलग अलग पेपर वाइज भी डाल दिए हैं,
और कंप्लीट जो हमारा पेपर तैयार हो चुका है 2 + 4 + 5 + 6, ये चारों पेपर तैयार हो चुके हैं। पेपर 6 का पूरा निबंध का पेपर तैयार हो चुका है, विद प्रारूप लेखन डला हुआ है। पेपर 5 हिंदी भी डला हुआ है। पेपर 4 की 4 बुकलेट डली हुई हैं और पेपर 2 पूरा पार्ट 1 और पार्ट बी की 12 बुकलेट इसमें डली हुई हैं, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। भारतीय समाज की आधुनिक विशेषता लिखिए। तो समाज क्या होता है? एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बनता है। जब एक और एक से अधिक लोग जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? समाज बन जाता है। इसकी विशेषता में क्या कहलाएगी? वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा 4 नई जाति की संकल्पना करी है, जैसे कि गरीब, युवा, महिला और किसान। अब ये भारतीय समाज की आधुनिक विशेषताओं में आ जाएगा कि हम लोग नई नई जातियां बना रहे हैं। एक अलग अगर EWS वाला वर्ग बन गया है, तो ऐसे नई नई जातियां बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये आधे 4 जो है जातियों को अलग बनाया। एक गरीब को बनाया है, दूसरी एक जाति बना दी है युवा बना दी है, एक महिलाओं की बना दी है, किसान को बना दी है, क्योंकि वंचित वर्ग हैं और इनको सेवाएं प्रदान करने के लिए इनको बना दिया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? आधुनिकीकरण का लक्ष्य, आधुनिकता की ओर ले जाना, आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, जो जाति प्रथा की जो परंपरागत कठोरताएं बनी हुई हैं उनमें कमी करना, जातियों को समान आर्थिक अवसर प्रदान करना, धार्मिकता में कमी, निरंतरता, सात्मीकरण, सहिष्णुता, ये सारी चीज़ें भारतीय समाज की आधुनिक विशेषता में दिखाई देती है। अगला है भारतीय समाज में विविधता के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालो। विविधता मतलब होता है वेरिएशन मतलब होता है विभिन्नताएं, मतलब अलग अलग चीज़ें। तो भारतीय समाज में जो विभिन्नताएं होती हैं, जो वेरिएशन होता है, उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो भारतीय समाज में अनेक प्रकार की विविधताएं मौजूद होती हैं। कौन कौन सी विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती हैं? मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हमको वेरिएशन या विविधताएं देखने को मिलती हैं। पहली है क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता। विभिन्न क्षेत्रों या 2 क्षेत्रों के बीच सामाजिक मानदंडों, रीति रिवाजों या व्यवहार में अंतर को संदर्भित करती है। क्षेत्रीय भौगोलिक विविधता क्या बताती है कि अलग अलग 2 क्षेत्रों के बीच 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनके रीति रिवाज अलग है, जिनकी संस्कृति अलग है, जिनके व्यवहार में अंतर है, उसको ये क्षेत्रीय और भौगोलिक विविधता बताए। जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश का कल्चर अगर अलग है, भौगोलिक है, अगर हम गुजरात में जाएंगे तो गुजरात का भौगोलिक कल्चर अलग है, महाराष्ट्र में जाएंगे महाराष्ट्र का अलग है। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रीय विभिन्नता देखी जाती है। दूसरा है भाषाई विविधता। भाषा के आधार पर जो विविधता होती है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, हिंदी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विविधता। हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है तो अगर हम तमिलनाडु में चले जाएंगे तो हम वहाँ पे जाके तमिल नहीं बोल पाएंगे, तो वहाँ पे हमारी ये भाषाई विविधता देखने को मिलेगी। तीसरी होती है प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता क्या होती है? आनुवंशिक विभेद के कारण होती है। जैसे कोई प्रजाति होती है प्रो ऑस्ट्रेलियन परिवार की होती है, कोई द्रविडियन परिवार की होती है, तो वो जो विविधता होती है वो प्रजातीय विविधता कहलाती है। चौथी होती है धार्मिक विविधता। विभिन्न धार्मिक समूहों में जो विविधता पाई जाती है उसको हम धार्मिक विविधता बोलते हैं। जैसे कि हिंदू में पाई गई, मुस्लिम में पाई गई, सिखों में पाई गई, ईसाइयों में पाई गई, ये जो विविधता होती है जो विभिन्न धर्मों के समूहों में पाई जाती है, ये धार्मिक विविधता कहलाती है। अगला है जातिगत विविधता। जातिगत विविधता विभिन्न जाति समूहों में पाई जाने वाली विविधता होती है, जैसे कि तोमर, चौहान, महार, राठौर, अलग अलग जो समूह रहते हैं उनमें पाई जाती है। सांस्कृतिक विविधता क्या रहती है? अलग अलग, जैसे कि किसी हिंदू संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति है, उसको हम सांस्कृतिक विविधता बोलते हैं। जनांगीय विविधता क्या होती है? जैसे कि सनातन और इस्लामिक संस्कृति है ना, अलग अलग लोगों की संख्या के ऊपर एक कौन सी संस्कृति अलग पाई जाती है उसको हम बोलते हैं जनांगीय। निष्कर्षतः भारतीय समाज विभिन्न धर्मों, मतांतरों का संगम स्थल रहा है। विभिन्न प्रकार की विविधता में नस्लीय, सांस्कृतिक, लिंग और धर्म शामिल होते हैं, लेकिन विविधता ही हमारे जीवन को क्या बनाती है? रंगीन बनाती है। किसी भी क्वेश्चन का निष्कर्ष बहुत अच्छा होना चाहिए, इंट्रो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी कोई आंसर बहुत अच्छा बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की विविधता और बहुलता पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ है? वैश्वीकरण का मतलब पूरा विश्व एक मार्केट बन गया है, तो हमारा जो भारतीय समाज है उस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ है ये हमको लिखना है। तो सबसे पहले वैश्वीकरण क्या होता है? तो वैश्वीकरण वस्तुओं, सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान है, अलग अलग अर्थव्यवस्था में है। इसने भारतीय समाज की विविधता और बहुलता को प्रभावित किया है।
इसमें संस्कृति विचार एक दूसरे से साझा हुए हैं और उनको भी उजागर इसमें किया गया है। सकारात्मक पक्ष में अगर हम देखें, हम दोनों ही पक्ष इसके देखेंगे, एक सकारात्मक पक्ष भी देखेंगे और एक नकारात्मक पक्ष भी देंगे कि वैश्वीकरण का समाज पर क्या सकारात्मक पक्ष पड़ा है और वैश्वीकरण का समाज पर क्या नकारात्मक पक्ष पड़ा है। सकारात्मक पक्ष क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को सक्षम बनाया है। सांस्कृतिक, जैसे कि हम अब विदेश, अब पहले आप देखते होंगे कि कोई विदेश जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब विदेश जाना बहुत जनरल आम बात हो गई। हर कोई जब भी जाता है वेकेशन पर विदेश घूम आता है ना। तो ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है। तो वहाँ हम जाएंगे, हमारी संस्कृति वहाँ के लोगों से साझा होगी, वहाँ की संस्कृति हमारे लोगों से साझा होगी। तो संस्कृति का जो आदान प्रदान है वो वैश्वीकरण के कारण बहुत आसान हो गया है। उदाहरण के लिए लोग विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद ले सकते हैं। अगर हम सपोज करो हम चले गए कहाँ पर, लंदन में चले गए, हमने वहाँ का लंदन का व्यंजन का लाभ लिया, वहाँ के लंदन के लोग हमारे देश में आ गए तो उन्होंने हमारे यहाँ का व्यंजन का लिया। तो ऐसे ही अलग अलग संस्कृति के लोग जो होते हैं अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के व्यंजन का लाभ लेते हैं। दुनिया भर में लोग हमारी बॉलीवुड फिल्में देखते हैं। आप देखते होंगे कि यहाँ का बॉलीवुड जो बोलते हैं बॉलीवुड रिवेन्यू यहाँ का इतना आया है, इसने इतनी कमाई करी है, फिर उसने वर्ल्ड वाइड इतनी कमाई की। मतलब हमारी यहाँ की जो मूवीज़ हैं वो विश्व स्तर पर भी देखी जाती है। वहाँ की जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं वो हमारे यहाँ देखी जाती है। तो हम कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिससे हम उनकी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं और वो हमारी संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा वैश्वीकरण ने शिक्षा और सूचना के प्रसार में भी वृद्धि करी है, जो व्यक्तियों के विभिन्न दृष्टिकोण तक पहुंचने और पारंपरिक मानदंडों पर सवाल उठाने का अधिकार देता है। नकारात्मक पक्ष में अगर हम देखें तो वैश्वीकरण ने भारत की विविधता और बहुलवाद को भी चुनौती दी है। कैसे? पश्चिमी मूल्य आ गए हमारे यहाँ। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो पश्चिमी सभ्यता में बदल गई है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों ही वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। वहाँ की भाषा को कॉपी करते हैं, वहाँ के कपड़ों को, पहनावे को कॉपी करते हैं, हेयर स्टाइल को कॉपी करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ एक परिवर्तन ला दिया है। कुछ समूह दूसरों की तुलना से अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जिससे सामाजिक विभाजन में वृद्धि हो रही है। कुछ बड़े बड़े घर के लोग हैं जो विदेशों में जा सकते हैं, वहाँ की संस्कृति से प्रभावित हो सकते हैं, वहाँ के हेयर कट कराएंगे, वहाँ के कपड़ा पहनेगा। अब जो एक गरीब परिवार से आता है या मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, वो उतना ज़्यादा उस चीज़ को कॉपी नहीं कर पाता है। तो वही असमानताएँ जो होती हैं, क्षेत्रीय असमानता है या आर्थिक असमानता है, वो दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों के उद्भव ने पश्चिमी जीवन शैली और उपभोक्ता जैसे विकल्पों को लाया है, जिसने भारतीय समाज के लक्ष्यों और उपभोग की प्रवृत्तियों को आकार दिया। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों का बहिष्कार भी हुआ है। स्थानीय जो कारीगर होते थे, छोटे छोटे शिल्पकार होते थे, कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगों के आने के कारण ये जो लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग होते हैं, इनका कहीं ना कहीं बहिष्कार हुआ है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी अपने एम्प्लॉइयों को विदेश में पहुंचा देती हैं, फिर वो वहाँ का कल्चर अपनाते हैं, फिर वहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ के लोगों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी रहते हैं। निष्कर्षतः वैश्वीकरण ने भारतीय समाज की विविधता और बहुलवाद दोनों को बढ़ाया है और खतरे में भी डाल दिया है, जबकि इसने सांस्कृतिक आदान प्रदान और जागरूकता को बढ़ावा भी दिया है। इसने कठिनाइयों और असमानताओं को भी पेश किया है। इसलिए भारत की समृद्ध सामाजिक विरासत को बनाए रखने और वैश्वीकरण के लाभों को स्वीकार करने के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी जिनका मेंस नहीं निकला है या मेंस जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो आगे के प्रीलिम्स भी 2026 बहुत आसानी से तैयारी करना चाहते होंगे। तो मैंने क्या है कि ये बैच अभी से ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जनरली हम 2 या 3 महीने पहले से करते हैं तो एकदम से इतना ज़्यादा टेंशन होता है करंट अफेयर्स का भी, सारी चीज़ों का। यहाँ हम क्या करेंगे कि वीकली करंट अफेयर्स भी तैयार कराए जाएंगे, पूरे सप्ताह का उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, डेली टेस्ट लिए जाएंगे। और ये हमारे बैच का नाम ही ट्रिकी बैच है। सारे टॉपिक हम ट्रिक द्वारा यहाँ पे याद कराएंगे। जो लोग मुझसे 3 या 4 साल से जुड़े हुए हैं लगातार, आप देखते हैं मैं जो ट्रिक्स द्वारा क्वेश्चन कराती हूँ एग्ज़ाम में, मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं यहाँ ये जो हमारा ट्रिकी बैच है एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। शुरू के जो 100 लोग हैं उसको 1999 चार्ज है। ये तब तक के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी जब तक कि आपका MPPSC प्रीलिम्स 2026 नहीं हो जाता है। ठीक है, तो MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए ये बैच बनाया गया है।
ठीक है, याद रखना 26 के लिए ये बैच बनाया गया है। इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो आरंभ हो चुके हैं। एप्लीकेशन पर जाकर आप जीके विद आकांक्षा शर्मा नाम से एप्लीकेशन पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसकी जो क्लासेस हैं वो 25 अप्रैल से आरंभ हो जाएंगी। सारे टॉपिक आपको दिए जाएंगे, हस्तलिखित थ्योरी नोट्स दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज वीडियो आपकी ट्रिक के साथ दी जाएगी, टॉपिक डिटेल से कवर रहेंगे, कठिन टॉपिक ट्रिक से याद करवाए जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेंगे और टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सारा कुछ आपको मिल रहा है और कहीं कुछ आपको परेशान नहीं होना है, एक ही जगह पर। और आरंभ के जो 100 स्टूडेंट हैं उनको 1999 में है, उसके बाद ये 4999 में हो जाएगा। इसके अलावा आप में से कोई अगर आबकारी की तैयारी कर रहा है तो आबकारी की भी रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। इसका चार्ज शुरू के 50 लोगों को 499 है, उसके बाद इसका चार्ज 999 हो जाएगा। क्लासेस इसकी 10 अप्रैल से आरंभ है, रजिस्ट्रेशन इसके आरंभ हो चुके हैं। इसके अलावा ये प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर हैं। अगर आप एमपीपीएससी मेंस के सॉल्व पेपर पढ़ना चाहते हैं, पुराने पेपर 2014 से 2020 तक के एप्लीकेशन पर डले हुए हैं, तो आप वहां पर जाके उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से पेपर आने हैं। ये हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का बैच है। आप लोगों में से जिसने भी बीएससी बायो से किया हो, बीएससी मैथमेटिक्स से किया हो, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। और 17 साल बाद ये वैकेंसी आई है, अच्छी खासी एक वैकेंसी आई है। 120 पोस्ट है इसमें। जो स्पेशली जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत आसान होगा, क्योंकि इसमें 5 यूनिट वही हैं जो आप एमपी के पढ़ते हैं। एमपी की इकोनॉमी, एमपी की पॉलिटी, एमपी इतिहास, एमपी भूगोल। इसके अलावा दूसरा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कठिन है, तो उसको मैं 14 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, उसके लिए भी मैंने ये ट्रिकी बैच बनाया गया है। उसमें बहुत सारे अधिनियम भी हैं, सब कुछ एक एक धाराएं, एक एक फैक्ट ट्रिक द्वारा याद कराएगा। डाटा आपको हर जगह मिल जाता है, बट कंडीशन ये है कि कौन आपको कैसे याद कराता है। हम यहाँ पर आपको ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद कराएंगे। तो जो भी हमारा ये एफएसओ का बैच लेना चाहता है, आबकारी का ट्रिकी बैच लेना चाहता है, या एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच लेना चाहता है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6260 यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको जीके विद आकांक्षा शर्मा करना है, ठीक है, जीके विद आकांक्षा नहीं करना है। क्लासेस इसकी 5 अप्रैल से आरंभ हो जाएंगी एफएसओ की, और पीएससी प्रीलिम्स की 25 से स्टार्ट हो जाएंगी। बट रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं, तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज परंपरा से आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, कथन स्पष्ट करो। मतलब परंपरा से डायरेक्ट हमारा समाज कहाँ पे बढ़ रहा है, आधुनिकता की ओर जा रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो विगत 2 शताब्दियों में भारतीय समाज की संरचना में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। समाज परंपरा से आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। भारत में परंपरा आधुनिकता की प्रक्रिया का निम्न स्वरूप दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भारत क्या है, भारत के जो लोग हैं, निवासी हैं, वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा अगर हम देखें तो आर्थिक क्षेत्र का विकास हो रहा है। तीसरा अगर हम देखें तो परंपरागत पेशों का पतन हो रहा है। जो चीज़ें जो व्यवसाय ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं पहले से, उनका पतन हो रहा है। प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में कमी आई है। सेवा के बदले सेवा का विनिमय बढ़ा है। सेवा के बदले क्या हुआ है? सेवा का विनिमय बढ़ा है। वस्तु के स्थान पर भी मुद्रा का विनिमय बढ़ा है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर तथा पोषण में वृद्धि हुई है। बाल विवाह में रोकथाम हुआ है। मौखिक के स्थान पर लिखित साहित्य का उपयोग होने लगा है। संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार में वृद्धि हुई है। धार्मिक कट्टरता के स्थान पर धर्मनिरपेक्षता में वृद्धि हुई है। लोगों का विज्ञान की तरफ रुझान बढ़ गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय समाज अब ना तो पूर्णतः आधुनिक रह गया है और ना ही पूर्णतः परंपरागत रह गया है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर में पूछा जा सकता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगला है, सारे लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि कौन कौन अभी मेंस दे रहा है। सारे लोग कमेंट बताइएगा। और एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए और मेंस 2025 के लिए। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजूंगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्षेत्रवाद क्या होता है? क्षेत्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और वैचारिक रूप से क्षेत्र विशेष के हितों को सर्वोपरि मानता है। मतलब क्या होता है क्षेत्रवाद? जो हर क्षेत्र के लोगों को सर्वोपरि मानता है। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं? इसके सकारात्मक प्रभाव ये होते हैं कि क्योंकि क्षेत्रवाद सभी का समान विकास को महत्व देता है, तो सबसे मेन इसका सकारात्मक प्रभाव समान विकास ही हो जाएगा।
दूसरा है क्षेत्रीय स्तर पर असमानता दूर करने इसका उपयोग होता है। तीसरा है प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को ये बढ़ावा देता है। चौथा है लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने में भी इसका उपयोग होता है। नकारात्मक प्रभाव इसके क्या हो जाएंगे? उग्रवाद का उदय होता है। लोग देखते हैं कि यार हमारे क्षेत्र का तो विकास कम हो रहा है, दूसरे क्षेत्र का विकास ज़्यादा हो रहा है, तो उग्रवादियों की संख्या बढ़ जाती है, उग्रवाद का उदय होता है। एकता के लिए खतरा होता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रीय विषमता होती तो लोग एक क्यों होंगे कि जब बेंगलोर बहुत ज़्यादा विकसित है और हमारा मध्य प्रदेश कम विकसित है तो लोग क्यों ही विकसित आगे होंगे, क्यों इस बराबरी में साथ देंगे। क्षेत्रीय मांग राष्ट्रीय मांग को कम करती है। क्षेत्रवाद जब आगे आ जाता है तो वो राष्ट्रीयता की भावना होती है ना, मेरा भारत महान, वो वाली भावना नहीं रह जाती है। संवैधानिक लोकचार के विरुद्ध हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बाधा उत्पन्न करता है। मौलिक अधिकारों को भी प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा आर्थिक असमानताएं भी इसमें, अक्षमता भी इसमें दिखाई देती हैं। उदाहरण तीस्ता नदी का बंटवारा हम अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बाधा के रूप में उदाहरण में लिख सकते हैं। क्षेत्रवाद की विचारधारा को समझने के साथ साथ हमें इस बात पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं तथा हमें संतुलित क्षेत्रीय नीति बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं। ठीक है। अब फ्रेंड इसके अलावा ये जो और क्वेश्चन है, ये जैसे कि भारतीय विविधता पर प्रकाश डालिए, भारत में क्षेत्रीय विविधता क्यों है, कारण बताइए, भारतीय समाज में व्याप्त विविधता में एकता के क्या कारण हैं, विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्या आप मानते हैं कि विविधता भारत में एक कमजोरी है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या आप मानते हैं कि विविधता भारत में एक कमजोरी है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा सारे लोग कमेंट कीजिएगा, और जो लोग भी मेंस की रेगुलर क्लास चाहते हैं व्हाट्सअप कीजिएगा, और जिनको नोट्स चाहिए है वो एप्लीकेशन पर जाके नोट्स को ले सकते हैं। वहाँ पे डेमो भी डला हुआ है, डेमो वैसे मैं जो पढ़ा रही हूँ वो भी है, वहाँ PDF भी डली हुई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।